हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन सीधा सा टॉपिक है। अब यहां पे आपको कहानी को समझना होगा। पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान के एग्जांपल से समझा था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ, Pakistan was exhibiting itself as a democratic country. परवेज मुशर्रफ was exhibiting himself as a democratic ruler. ठीक है, वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक रूलर की तरह बताना चाह रहे थे, लेकिन डेमोक्रेटिक थे क्या? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि एक जो फीचर हमने सीखा क्या कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड जनरल परवेज मुशर्रफ वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसी तरह से हमें एक चीज समझ में आई है कि हाँ, डेमोक्रेसी सिर्फ चिल्लाने से नहीं बन जाती है। डेमोक्रेसी में आपको कुछ एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट करना होंगे, जो कि क्या है? पहला कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप है तो वहां पे जो लीडर होगा, जो फाइनल डिसीजन ले रहा होगा, वो लीडर अपने आप से लीडर ना बने, उसे जनता लीडर बनाए। दिस वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब आते हैं हम आगे। अगली कहानी क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, कहानी समझ में आई? तो अब देखो, फ्री और फेयर क्या होता है, ये चीज समझना अच्छे से। फ्री और फेयर का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में क्या है, आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन समझिए। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो अब वो जो इलेक्टेड है, तो इलेक्शन कैसा हो सकता है? एक इलेक्शन ऐसा हो सकता है कि चलो वोट देना है आपको, किसको वोट देना है? या तो मुझे वोट दो, या तो मुझे वोट दो, या तो मुझे वोट दो। तो अब ये क्या फ्री और फेयर इलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही बात है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होना चाहिए, लेकिन हर जगह जहां इलेक्शन हो रहे हैं उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शंस फ्री और फेयर होना चाहिए। इलेक्शंस एकदम क्या होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए। वही चीज हम समझते हैं। दो एग्जांपल है हमारे पास, एक चाइना का, एक मैक्सिको का। चाइना की बात करते हैं तो चाइना में पता है क्या होता है? इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग दी कंट्रीज पार्लियामेंट। कंट्री की पार्लियामेंट है, ठीक है, क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड दी टंग ट्विस्टर नेम क्या है? क्वांगो रेन मिन दाई ब्याओ दुई। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, सिंपल क्या कह सकते हैं हम इसे? नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। उस पार्लियामेंट में जितने लोग हैं, बहुत सारे हैं, 3000। ठीक है, तो वो जो 3000 मेंबर्स हैं, उन्हें इलेक्ट करने के लिए हर साल इलेक्शन होते हैं। बढ़िया है, ठीक है। तो इस पार्लियामेंट में जो मेंबर्स आएंगे, उन मेंबर्स के इलेक्शन के लिए क्या होता है? हर साल, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। आप बोलोगे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो समझो। तो दी नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज बीइंग अपॉइंटेड बाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये पार्लियामेंट ही अपॉइंट करती है। ठीक है, पार्लियामेंट में लगभग 3000 मेंबर है, जो कि पूरे चाइना से इलेक्ट होकर आते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, हमारी पार्लियामेंट आप देखोगे तो एक गुलदस्ते की तरह है। क्यों? क्योंकि उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी मेंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के मेंबर भी हैं, साउथ इंडिया में चले आओ डीएमके के मेंबर्स भी हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंफ्लुएंस है रीजनल लेवल पे, तो वहां से आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कहां? हमारी पार्लियामेंट में। लेकिन चाइना में भी पार्लियामेंट है, चाइना में भी इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, 3000 मेंबर्स आ रहे हैं, एक दो भी नहीं, बहुत सारे। ठीक है, 3000 मेंबर्स सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, लेकिन हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? सवाल, क्यों नहीं कहोगे डेमोक्रेटिक? क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि देखो क्या है कि जो भी कैंडिडेट अपने आप को कंटेस्ट करवाना चाहता है इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके पहले उसे किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो अलायंस पार्टी है, ठीक है, जो उनके मेंबर्स हैं, उन्हीं को क्या किया जा सकता है? अलाउ किया जा सकता है टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मतलब कि एक पार्टी है, बस आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको उसी को वोट देना है। वही पार्टी पार्लियामेंट में दिखेगी और दूसरी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उसने क्या करके रखा है? पूरा पॉलिटिकल स्फीयर जो उसको एक तरह से क्या करके रखा है? कैप्चर करके रखा है। बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम आपको देखने को मिला है। इट इज नॉट लाइक इंडिया की, जहां पे आपको मल्टी पार्टी देखने को मिलेगी और मल्टीपल टाइम पीरियड में, मल्टीपल टाइम फ्रेम में अलग अलग पार्टीज पावर में आते देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे दबदबा है। तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, एंड ऑलवेज हु इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ओवर देयर? तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन चाइना। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है, ये आपको कहानी समझ में आई चाइना की। वापस आएंगे इस पे घूम के, अभी कहानी समझ में आई है, वापस इस पर घूम के आएंगे और हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या इस तरह के इलेक्शंस तो हो रहे हैं हर 5 साल में, क्या इस तरह के इलेक्शंस फ्री और फेयर इलेक्शंस की कैटेगरी में जाएंगे? ठीक है, द क्वेश्चन इज अप टू यू। ठीक है, अब आप सोचो जरा इस पे।
अब एक और एग्जांपल है हमारे पास में, एक और एग्जांपल है मैक्सिको का। मैक्सिको किधर पे है सर? चाइना तो बाजू में, पता है। मैक्सिको के लिए किधर जाना होगा? तो अमेरिका, ठीक है, यहां पे जैसे आप देखोगे तो जो अमेरिकाज है, ठीक है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में अगर आप नॉर्थ अमेरिका का सदर्न पार्ट देखोगे, यूएसए के नीचे देखोगे, ऊपर कनाडा, यूएसए, और ये मैक्सिको आया, तो यहां है मैक्सिको, ठीक है। तो अब ये जो मैक्सिको है ना, इस मैक्सिको की अगर हम बात करें तो मैक्सिको में क्या स्थिति देखिए, तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में मैक्सिको को आजादी मिली। मैक्सिको में हर साल इलेक्शन होते हैं, मतलब हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। हर साल कहने का मतलब कि हर टर्म पीरियड में, हर 6 साल के एक टर्म पीरियड में इलेक्शन होते हैं, और अपने प्रेसिडेंट को चूज करता है कौन? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की जनता वोट देती है। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज भी है, चाइना की तरह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, मल्टीपल पार्टीज है, ये भी बहुत बढ़िया बात है सर। डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो ठीक है। अब क्या होता है, द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। अब कंट्री ऐसा भी नहीं है कि किसी मिलिट्री रूल के अंडर में या फिर किसी डिक्टेटर के रूल के अंडर में। प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, मतलब, ठीक है, प्रेसिडेंट बार बार आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। 1930 से आपको बार बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक जो चीज यहां पे डाउटफुल है वो क्या है कि बट अंटिल 2000 every election was won by the party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। फुल फॉर्म उटपटांग सा है, उल्टा सीधा है, लेकिन समझना, ठीक है। तो PRI क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, वो लिखने का तरीका अलग है। तो IRP, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है, ये मैक्सिको में डोमिनेट करती हुई पार्टी दिखी कब से कब तक? तो जब से इंडिपेंडेंस मिली है 1930 से ईयर 2000 तक हर चुनाव PRI, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ने जीता मैक्सिको में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर व्हाट्स रॉन्ग इन इट, होगी इतनी पॉपुलर पार्टी, ठीक है, हो सकता है ना कुछ पार्टी जैसे आप देखोगे, तो हमारे यहां भी क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद में 15 सालों तक क्या रहा, 15 साल इनफैक्ट आप कहेंगे और भी आगे जाएंगे, तो 77 तक, 1977 के चुनाव तक कांग्रेस ही डोमिनेट रही सेंट्रल लेवल पे। तो आप इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस गलत थी? नहीं, हो सकता है अभी आप देखोगे एट प्रेजेंट क्या है, बीजेपी 3 टर्म से जीत रही, तो क्या बीजेपी गलत है? नहीं, पॉपुलर अप्रूवल से आ रही है ना सर। तो यहां क्या दिक्कत है? यहां दिक्कत है, समझाता हूं कैसे दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो देखिए मैक्सिको में ये सारी चीजें आपको दिख रही है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई मिलिट्री रूलर है या फिर कोई डिक्टेटर रूल चल रहा है वहां पे, क्लियर। लेकिन हर बार पार्टी कौन सी जीत रही है इलेक्शन? PRI पार्टी जीत रही है। तो इसमें गलत ये है कि PRI ये जो इलेक्शन जीत रही है ना, तो ये क्यों जीत पा रही है? बिकॉज PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है। वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत रही थी, गलत तरीकों से चुनाव जीत रही थी। कैसे? तो इसको समझना आप जरा, क्या हो रहा है कि PRI को आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एक पार्टी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से, PRI ने क्या किया कि एक तरह से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उन्हें क्या बोल दिया कि आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा, मतलब पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, तो पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज होती है, गवर्नमेंट एक अलग होती है। गवर्नमेंट देश की होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करके उस गवर्नमेंट की पावर लेने के लिए क्या करती है, एक तरह से इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ठीक है। PRI ने ये बोल दिया कि हाँ दूसरी पार्टीज भी होंगी, इलेक्शन लड़ेंगी वो, लेकिन दूसरी पार्टीज कभी जीत ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि PRI क्या करती थी, एक तरह से पूरी मशीनरी को अपने को जिताने में इस्तेमाल करती थी। लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ चेंज कर दिए जाते थे, करप्शन होता था, डराया जाता था, ये सारी चीजों का, ठीक है। इन सभी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके PRI पावर में बनी रही, 70 सालों तक पावर में बनी रही, ठीक है। तो अब आपने 2 एग्जांपल पढ़े, ये मैक्सिको है, मैक्सिको पता है ना आपको, ठीक है, और ये PRI पार्टी का लोगो है, ठीक है। अब आप मैक्सिको का और चाइना का 2 एग्जांपल देख चुके हो, ठीक है। 2 केस पढ़ लिया आपने, एक चाइना का केस पढ़ा, एक मैक्सिको का केस पढ़ा। क्या सीखे? ठीक है, क्या सीखे बताओ? टॉपिक देखो और कनेक्ट करो खुद, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, एकदम चुप। अब आप खुद ही कनेक्ट करो कि चाइना का केस और मैक्सिको के केस को देखने के बाद आपको समझ में आया कि दोनों ही जगह डेमोक्रेसी की झलक देखने को मिल रही है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। चाइना में भी रूलर जो होंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है, ही और शी इज गोइंग टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल। वो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, ठीक है, वो पूरी की पूरी क्या है, पार्लियामेंट में जो लोग वो आएंगे चुन के, वही लोग चूज करेंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल है, ठीक है। यहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज द एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? नो, ठीक है, हम बोल ही नहीं सकते कि ये दोनों डेमोक्रेटिक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां पे बहुत आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों ही जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। तो उसी तरह से क्या है, इलेक्शंस तो हुए हैं, लेकिन वो इलेक्शंस सिर्फ एक तरह से क्या है, एक माहौल क्रिएट करने के लिए कि हाँ आप ही चूज कर रहे हो लोगों को, लेकिन यहां पे इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो यहां हमारा दूसरा फीचर निकलता है डेमोक्रेसी का,
क्या दूसरा फीचर निकलता है? तो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर क्या निकल के आया कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे जो आज पावर में है, ठीक है, वो हारे। आज पावर में वो हारे मतलब क्या है कि मान लो जैसे आज कौन पॉलिटिकल पार्टी, आज बीजेपी पावर में है, तो अगर मान लीजिए कि बीजेपी हार नहीं रही है या फिर बीजेपी को मतलब अल्टरनेटिव्स नहीं है, या तो लोग चूज कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लोग जब तक चूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग क्या कर रहे हैं, लोग चाह भी रहे लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं जो आज पावर में है उसे इलेक्शंस की मदद से, तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। आए समझ, वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी पार्टी, दिस अप्लाइज टू एवरी कैंडिडेट। ठीक है, कि जो आज पावर में है उसके फेयर चांस होना चाहिए कि कल उससे हटा के कोई दूसरा पावर में आ जाए। ठीक है, अगर जो आज पावर में वो पावर से नहीं हट रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी जड़ें या तो काम से जमा के रखी अपने, वो बढ़िया है। ठीक है, लोग डेमोक्रेटिकली उसे बार बार चूज कर रहे हैं, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो इंसान अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहा है, पूरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके दूसरे कैंडिडेट को नहीं आने दे रहा है, तब डेमोक्रेसी खतरे में होती है। ठीक है, यहां और समझना क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत तरीकों से आप क्या कर लो, एक बार आप पावर में आए बाद अपनी पावर को होल्ड करके रखो। So this is the second feature of democracy. I hope you can connect. तो हमने दो फीचर पढ़ लिए, क्या कि एक में हमने देखा कि जो मेजर डिसीजंस हो वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाए, ये डेमोक्रेसी का एक फीचर हो गया। दूसरा डेमोक्रेसी का फीचर क्या हो गया कि जो आज पावर में है वो हारे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हारे मतलब उनके हारने के चांसेस रहे, और इलेक्शंस जो हो रहे हैं वो फ्री और फेयर हो। सो दिस वाज द सेकंड फीचर। आई होप यू एंजॉयड इट। आशा करता हूं आपको समझ में आया। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप बहुत आसानी से घर बैठे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सिलेबस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है magnetbrains.com। बहुत सिंपल है, magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको जो भी क्लास पढ़ना है अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, आराम से घर बैठे सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।